जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों हम फिजिक्स एनएमडीकैट यूनिट नंबर 6, 7 एंड 8 द क्वार्टर 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर बच्चे ओरिजिनल क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। आपने गौर से एंड तक वीडियो देखनी है, जिसमें हम देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड से और कीवर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए अपने राइट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। टेस्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर रिजाइड्स इन। बच्चे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। यू नो दैट कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह बच्चे इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में कैपेसिटर में एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसकी 2 वोल्ट है बच्चे, इज 0.1 ओम। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। इट इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम। द वोल्टेज अक्रॉस द सेल। बच्चे इक्वेशन आप जानते हैं, ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई इंटू आर। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज द लोड रेजिस्टेंस। तो हम बच्चे पहले आई को मालूम करेंगे कि हाउ मच करंट इज फ्लोइंग, तब हम बड़ी आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम कर लेंगे। राइट, आई किसके बराबर है बच्चे? आई इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। इट इज वेरी क्लियर कि ईएमएफ हमारे पास बच्चे 2 और आर प्लस आर 3.9 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 4.0। तो याद रखिए बच्चे 4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 या आप 0.5 एम्पीयर कह देंगे। दिस इज द करंट। आपने करंट बच्चे मालूम कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस आप बड़ी आसानी से मालूम कर लेंगे। वीटी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.9। 3.9 को बच्चे 2 पर तकसीम करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1.95 वोल्ट विल बी द आंसर एंड दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, to charge a 1.0 farad capacitor with 2 coulomb requires a potential difference of, बच्चे आप जानते हैं कैपेसिटर की इक्वेशन Q is equal to C into V। पोटेंशियल डिफरेंस में मालूम करना है। V is equal to Q over C। कितना चार्ज बचे? चार्ज कैपेसिटर विद 2 कूलम, तो ये 2 कूलम आ जाएगा और 1 फैराड। दैट मींस यू नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनटू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म एंड पैरेलल ई एंड पी। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह बच्चे कि यूनिफॉर्म भी है। आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वली स्पेस्ड लाइंस ई, और ई जो है बच्चे वो पैरेलल है बी के। द फोर्स ऑन द पार्टिकल, हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल को जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन अप्लाई करते हैं टू फाइंड द फोर्स। F इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चे? F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि V क्रॉस B यानी कि जब वेलोसिटी जो है वो अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड होगी उस वक्त इसके ऊपर फोर्स लगेगी। जब वेलोसिटी और B पार्टिकल के जब पैरेलल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि पार्टिकल को आपने इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल सेंड किया है, वेलोसिटी और B जो है वो पैरेलल हो गया है, तो ये फैक्टर बच्चे 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिस ओनली प्योर फैक्टर इज लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि बच्चे उसके ऊपर फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगी और फोर्स है वो इलेक्ट्रिक लाइंस के अलॉन्ग लगेगी। अलॉन्ग द फील्ड लाइंस वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो वो अपोजिट होगी या पैरेलल उसके अलॉन्ग होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह हमारे पास बच्चे बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर current carrying wire depends on the distance r from the wire axis according to। हम जानते हैं बच्चे एम्पियर्स लॉ किसके बराबर है? 2 पाई r into b is equal to mu naught into I। तो एम्पियर्स लॉ की ये फॉर्म भी बच्चे आप जानते हैं, mu naught divided by 2 pi I over r। ये क्वेश्चन हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अगर बच्चे ये वायर है इसमें करंट I फ्लो कर रहा है और ये पॉइंट P है जहां पर हम B को मालूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हम करंट को बढ़ाएंगे B भी बढ़ेगा, लेकिन जो हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे जो B जो है वो डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। दैट विल बी द अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, velocity selector। velocity selector में बच्चे आपको याद होगा कि how to find the velocity of the charge particle when it is projected in the electric and magnetic field। शर्त ये थी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो थी वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये चार्ज पार्टिकल बच्चे है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फॉर एग्जांपल यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह अप्लाई किया जाएगा कि इसके ऊपर फोर्स है वो इस तरफ लगेगी, तो दैट मींस पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है वो एक दूसरे को कंपनसेट करेंगी। हम उनकी वैल्यूज को मालूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। शर्त ये थी velocity selector की, बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसकी वजह से वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को अपोज करेंगी एंड द पार्टिकल जब इक्वल हो जाएंगे पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली नहीं बच्चे, दोनों फोर्सेस होंगी, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स व्हिच आर पैरेलल। पैरेलल को बच्चे भी हमने केस किया, जब हम पैरेलल अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगी नहीं। इसका मतलब है दैट इज आल्सो रॉन्ग। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मींस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और वहां पर इक्वेशन बच्चे अप्लाई होती है Q E is equal to Q V P। sin of 90 is equal to 1, ये कट जाएगा तो हम आसानी से V को मालूम कर लेंगे, V is equal to E over B के बराबर एंड दैट इज द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, two capacitors of 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series। तो बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं आपने स्टडी किए हुए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। एनडीटेस के लेक्चर्स में आपने लेकिन इसको भी स्टडी किया हुआ है, लेकिन एक बात याद रख ले कि रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन की जो इक्वेशंस हैं वो कैपेसिटर से उलट है। तो इसका मतलब है कि सीरीज की सूरत में यहाँ पर हमारे पास रेसिप्रोकल आएगा। जब दो कैपेसिटर हो तो हम एक एक्जैक्टली फार्मूला जनरल फार्मूला लगा देते हैं, इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू बच्चे 1 माइक्रोफैरड into 2 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय द 1 + 2 दैट इज द 3, और 1 माइक्रोफैरड जब उसके साथ कट जाएगा बाकी हमारे पास रह जाएगा माइक्रोफैरड रह जाएगा। तो दैट विल बी द 2/3। इसके बच्चे इक्विवेलेंट हमारे पास कैपेसिटेंस आ गई है अक्रॉस 100 वोल्ट सप्लाई द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ये जो सिस्टम है सीरीज में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं बच्चे, ये हमारे पास वोल्टेज, ये हमारे पास जो सिस्टम है इसकी एनर्जी मालूम करनी है। और आप जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इनटू V का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा बच्चे 1/2 इनटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर है 2/3 और वोल्टेज का स्क्वायर 100 को बच्चे दो दफा लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है 100 इनटू 100 और एक दफा माइक्रो का बच्चे है क्योंकि ये 2/3 माइक्रो है, 2 से बच्चे 2 कट जाएगा और ये 10 to the power -4 -6 + 4, ये +4 बच्चे इसकी वजह से है तो मेरे पास क्या बचेगा 1/3 इनटू 1/100 क्योंकि 10 to the power -2 को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा बच्चे 1 डिवाइडेड बाय 300 जूल है वो एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर होगी एंड दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, if a charge on a capacitor is doubled then its capacitance। बच्चे हम जानते हैं कैपेसिटर इक्वेशन क्या है, Q is equal to C into V। तो याद रखिएगा कि C is equal to Q over V।
सी इज अ कैपेसिटेंस दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर बच्चे आप चार्ज बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा, और दैट मींस द कैपेसिटेंस का फार्मूला भी आपने बच्चे ड्राइव किया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, दैट ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एंड एप्सिलॉन शोइंग दैट व्हाट इज द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर बच्चे वैक्यूम या ए है तो हम एप्सिलॉन लगाएंगे, अगर कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन आर लगाएंगे। तो इस तरह बच्चे इसका मतलब है कि कंस्ट्रक्शन पर ये डिपेंड कर रहा है, चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी, दैट मींस रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये बच्चे फील्ड थ्योरी किसने दी थी, दैट इज वेरी फेमस, और ये आप जानते हैं कि दैट विल बी द अल्फा इज राइट आंसर। माइकल फैराडे ने ये फील्ड थ्योरी का कांसेप्ट दिया था कि चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह की होंगी, और जब ये चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो एक्चुअली फील्ड्स की इंटरेक्शन होती है। माइकल फैराडे ने बच्चे फील्ड थ्योरी का कांसेप्ट दिया था, दैट विल बी द अल्फा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, The resistance of a wire is doubled if resistance का बच्चे फार्मूला क्या है, रेजिस्टेंस आप जानते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन से फिर आप उसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडियस और लेंथ के हवाले से बात की गई है। तो R इज इक्वल टू रो बच्चे दैट इज द रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर A। इसको मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट कर देते हैं, रो ओवर पाई दैट इज द कांस्टेंट आ जाएगा बच्चे, L ओवर R का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर इज द एरिया क्रॉस सेक्शन। अब बच्चे L और R पर डिपेंड कर रहे हैं, वो कहता है कि रेजिस्टेंस हमने ये डबल करनी है, तो डबल जब बच्चे तब होगी जब ये हाफ हो जाएगी R/2, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और L भी हाफ हो जाएगी, दोनों को हाफ कर देंगे, यानी कि R डैश देखिएगा R डैश इज इक्वल टू रो ओवर पाई। बच्चे ये तो कांस्टेंट है, तब्दील नहीं होगी, ये मैं कर रहा हूं L/2 और ये मैं कर रहा हूं R/2 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू रो ओवर पाई इनटू L/2 इनटू 4 बच्चे ऊपर चला जाएगा, और ये R स्क्वायर 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी अगर हम लेंथ को भी हाफ कर देते हैं और एरिया क्रॉस सेक्शन को भी हाफ कर देते हैं, एंड दैट विल बी द डेल्टा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, Two bulbs of 500 watt and 300 watt are manufactured। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, दो बातें आपने याद रखनी है, दो वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड। जो भी बच्चे बल्ब्स जो हैं जब वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट वोल्टेज पर उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम बाजार से जाते हैं बच्चे, हम कहते हैं कि इतने वाट का बल्ब दे दे, हम वोल्टेज की बात नहीं करते, क्योंकि अंडरस्टूड बात है कि ये 220 वोल्ट पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, टू ऑपरेट ऑन 220 वोल्ट, तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन के लिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, हम P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, और सीरीज की सूरत में P इज इक्वल टू I स्क्वायर R का फार्मूला लगेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा कि P इनटू R इज इक्वल टू V स्क्वायर, इसका मतलब है कि इस बल्ब के लिए भी 220 वोल्ट और इस बल्ब के लिए भी 220 वोल्ट, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी P1 R1 इज इक्वल टू P2 R2। दैट मींस पावर और रेजिस्टेंस के दरमियान इनवर्स कॉम्बिनेशन है। तो उसने पूछा R1 ओवर R2, तो बड़ी आसानी से हम कह देंगे कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू बचे P2 ओवर P1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 300, ये P1 था, ये P2, दैट डिवाइडेड बाय द 500, 2 0 कट जाएगी, 3/5 उनकी रेजिस्टेंसेस की रेशियो आ जाएगी, एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, What carries current in an electrolyte। बच्चे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट में, आप जानते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी सब्सटेंस को आपने पानी में डिसोसिएट किया तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करते हैं। इसका मतलब है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से करंट जो है वो फ्लो करता है। डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। रेजिस्टेंस है बच्चे आप जानते हैं कि जैसा कि रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू रो L ओवर A, लेंथ पर एरिया क्रॉस सेक्शन पर मींस उसकी डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी बच्चे, ये रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब की होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि रेजिस्टेंस जो है वो टेंपरेचर पर भी डिपेंड करती है, फिजिकल स्टेट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। नेचर ऑफ द कंडक्टर बिल्कुल ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ऑल ऑफ दीस दैट विल बी द राइट आंसर। डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, A magnetic field exerts a force on a charged particle। मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स कब अप्लाई करेगी, आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, that is the vector form, is the QVB sin of theta into the angular vector। एक तो बच्चे perpendicular to the plane containing VLP, दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि थीटा एंगल जो है वो 0 और 180 नहीं होना चाहिए। जब ये पार्टिकल अक्रॉस द फील्ड प्रोपेगेट करेगा, उसमें आप मूव करवाएंगे, उसमें मूव करेगा, तो तब उसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अगर ये पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा उस वक्त फोर्स नहीं लगेगी। ऑलवेज का वर्ड जो है वो गलत हो जाएगा। इफ इट इज मूविंग अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, तो उस वक्त इसके ऊपर फोर्स लगेगी, नेवर कभी गलत हो जाएगा। इट इज मूविंग अलोंग, ये बच्चे अलोंग की सूरत में इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि sin of 0 is equal to sin of 180 is equal to 0। That will be the beta is the right answer। Question number 15, when the current flowing through the wire is stopped, the magnetic field around the wire becomes again amperes law। अभी हमने ये फाइंड आउट किया था, B is equal to mu naught over 2 pi I over R। मैं कैपिटल R लिख रहा हूं, बच्चे स्मॉल r भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली। तो करंट बच्चे 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके अराउंड 0 हो जाएगी, एंड दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, if a 10 coulomb charge exert 10 newton force on a 5 coulomb charge, then 5 coulomb charge will exert, याद रखिएगा बच्चे बड़ी बुनियादी बात जो है, gravitational force, electrostatic force between the charged particles and the magnetic force between the current carrying conductor। ये फोर्सेस कौन सी हैं, ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं, और इसकी इक्वेशन भी आपने स्टडी किया हुआ है, F12 will be equal to minus F21, यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एक्सर्ट करेंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब उसने हमें एक फोर्स का बता दिया, तो डेफिनेटली दूसरा चार्ज पार्टिकल पहले पार्टिकल के ऊपर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन होगी। अल्फा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, a rubber balloon is given a positive charge such that at its surface potential is plus 5 volt। What will be the value of the potential and electric field strength at the center of the rubber balloon। उसने बच्चे ये मेंशन किया है कि चार्ज है वो उस बैलून की सरफेस पर है, इसका मतलब है कि देयर इज नो चार्ज इन द बैलून। तो हमारे पास बच्चे ये बैलून है, इसके सरफेस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर सरफेस के ऊपर प्लस 5 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है, राइट बच्चे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। अगर इनसाइड चार्ज नहीं है तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ के मुताबिक फ्लक्स जो है बच्चे 0 होगा, और फ्लक्स किसके बराबर है, दैट इज द E into A is equal to 0 over epsilon naught is equal to 0। इसका मतलब है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, दैट मींस डेल्टा V over डेल्टा R is equal to E, that is equal to 0। और ये मैं कहता हूं V1 minus V2 is equal to 0, तो हमारे पास आ जाएगा V1 is equal to V2। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे इनसाइड सेंटर पर या किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट आप ले लें, वहां पर भी प्लस 5 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है, राइट। तो इस तरह बैलून के इनसाइड किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल इनसाइड 5 वोल्ट होगा जितना कि उसकी सरफेस के ऊपर है, एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0, एंड दैट इज द बीटा विल बी द राइट आंसर बन जाएगा, राइट बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1500 वोल्ट पर मीटर एंड द मैग्नेटिक फील्ड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बच्चे परपेंडिकुलर है। कौन सा केस है? वेलोसिटी सिलेक्टर वाला केस हमारे पास आ गया। इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, दिस इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है एंड पासेस स्ट्रेट थ्रू दिस रीजन, देन द वैल्यू ऑफ द बी इन टेस्ला, दिस इज द की पॉइंट कि उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया है। तो हम जानते हैं कि Q into E, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इक्वल टू Q V B के बराबर हो जाएगा। ये बच्चे हमारे पास कटेंगे तो हमारे पास B आ जाएगा। हमने B बच्चे मालूम करना है, B इज इक्वल टू E over V, वैल्यूज दी गई हैं। ये 1500 वोल्ट पर मीटर है और 300 उसकी स्पीड है, तो दैट विल बी 31335। इसका मतलब है कि बच्चे 5 टेस्ला की हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया है और ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला केस है एंड दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द ईएमएफ इज ऑलवेज इवन व्हेन नो करंट, डेफिनेटली इवन जब करंट नहीं भी पास हो रहा, ओपन सर्किट है, उस वक्त भी सेल की या बैटरी की ईएमएफ बच्चे मौजूद होती है और जब ये करंट जो है इसमें से पास करना शुरू कर देता है तो उसकी वैल्यू जो है उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम हो जाती है, क्योंकि कुछ करंट जो है वो सेल में से बैटरी में से भी पास करता है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन नो करंट इज पासिंग एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। बच्चे ऊपर लिखना था इसका, एनीवे तो दिस इज द प्रेजेंट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 1 ohm is equal to V is equal to बच्चे ओम क्या है? V is equal to IR। ओम आप जानते हैं कि that is a SI unit of resistance, R is equal to V over I, that will be equal to volt per ampere, that will be the delta is the right answer। Question number 21, electric lines of force about a negative point, बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो रेडियल आउटवर्ड होती हैं, ये बात आप जानते हैं। दिस इज द रेडियल आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो रेडियल इनवर्ड होती हैं। दैट सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज, सर्कुलर क्लॉकवाइज नहीं बच्चे, रेडियल इनवर्ड इज द राइट आंसर फॉर द नेगेटिव चार्ज एंड फॉर द पॉजिटिव चार्ज रेडियल आउटवर्ड, चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बच्चे कहलाती है, बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द एनर्जी लॉसेस ड्यू टू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट इज द सेंट्रल, इसमें क्या होती है बच्चे, इसमें पत्रियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी पत्रियों को आपस में जोड़ा जाता है और वो जो पत्रियां होती हैं वो जो थिन लेयर्स होती हैं मेटल की, उनको लैमिनेट किया जाता है। उनको लैमिनेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ड्यू टू द चेंज ऑफ द फ्लक्स, और वो वेरिंग फ्लक्स होता है, वेरिंग फ्लक्स की वजह से बच्चे करंट जो है वो फ्लो करता है जिसको हम एडी करंट कहते हैं, और वो करंट जो है परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है और ये एडी करंट जो है वो इस कोर मटेरियल की हीटिंग इफेक्ट की रीजन बनता है, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज द हीट लॉसेस, एनर्जी डेसिपेट हो रही है एडी करंट की वजह से, उनको मिनिमाइज करने के लिए इनको लैमिनेट किया जाता है और फिर पत्तियों को आपस में जोड़ा जाता है। तो दैट विल बी द टू रिड्यूस द एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए इनको लैमिनेट किया जाता है। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, What is increase in step down transformer? Step down transformer आप जानते हैं कि हम वोल्टेज के हवाले से इसको स्टडी कर रहे हैं, तो स्टेप अप में जिसमें वोल्टेज इंक्रीज करती है करंट डिक्रीज करता है। ये क्वेश्चन में याद रखें, NS over NP, अगर ये बच्चे ग्रेटर देन 1 है तो ये इसका मतलब है कि ये स्टेप अप है, अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब है ये स्टेप डाउन है। और इसकी पूरी क्वेश्चन बच्चे आप लिख लें, आपको काफी बातें क्लियर हो जाएगी। NS over that is the VS over VP is equal to IP over IS। करंट का मामला वोल्टेज से उलट हो जाता है, वोल्टेज बढ़ेगी करंट कम हो जाएगा, जब वोल्टेज बच्चे कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने उसको वोल्टेज के हवाले से इसको स्टडी किया होता है, वोल्टेज के हवाले से हम बात करते होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो है जिसमें वोल्टेज डिक्रीज होती है, जब वोल्टेज डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो इंक्रीज करेगा। व्हाट इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन, इसका मतलब है कि करंट बच्चे इंक्रीज करेगा, बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, The primary winding of a transformer has 100 turns and the secondary winding has 200 turns। तो आपको बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स उसने बता दिया, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया। मैंने भी आपको बताया था कि ये इक्वेशन आप याद रखना है, NS over NP, और वो उसने कहा है कि NS जो है सेकेंडरी में 200 और NP में 100, इसका मतलब आंसर बच्चे 2 आ गया। फौरन आपको पता चल गया कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हमारे पास फर्दर इक्वेशन बची आ जाएगी, NS आप जानते हैं NS over NP is equal to VS over VP is equal to IP over IS। करंट के मामले में ये उलट हो जाएगा। अब आगे क्या पूछ रहा है बच्चे, द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई। AC सप्लाई बच्चे जरूरी है, अगर उसने DC सप्लाई लिख दिया तो ये हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट होगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, तो तभी हमें उसकी सेकेंडरी पर हमें करंट जो है वोल्टेज मिलेगी ऑफ 120 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 10। इसका मतलब है कि प्राइमरी हमें करंट भी दे दिया गया है और प्राइमरी हमें वोल्टेज भी दे दी गई है। हमने क्या मालूम करना है, द वोल्टेज एंड द करंट इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी में वोल्टेज बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको बच्चे, VS इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आप इस्तेमाल करेंगे, राइट जी, VS इज इक्वल टू 2 into VP, कितना आ जाएगा बच्चे 2 into 120 दैट इज द 240 वोल्ट आपको सेकेंडरी मिल जाएगा। अब वो पूछ रहा है सेकेंडरी करंट, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, IP over IS किसके बराबर है, IP over IS इज इक्वल टू बच्चे 2 के बराबर है। हमने IS मालूम करना है, इसको आप उधर ले जाएं, IS को उधर ले जाएं और 2 को आप इधर ले जाएं, इसका मतलब है कि मेरे पास आ जाएगा बच्चे IS इज इक्वल टू IP over 2, IP बच्चे कितना है, दैट इज 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। और ये बात क्लियर है, आपकी वोल्टेज बढ़ रही है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसका मतलब है कि उसका करंट जो है रिड्यूस होगा एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। तो डेफिनेटली बच्चे जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे, जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं आप उसको सेकंड्स में आंसर करते हुए अपना टाइम को सेव करते हुए यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। आंसर अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, The alternating voltage induced in the secondary coil of a transformer is mainly due to, तो बच्चे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूटिलाइज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम उसके सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज को हासिल कर रहे होते हैं। Alternating voltage induced in the secondary coil of a transformer is mainly due to the a varying electric field, a varying magnetic field vibration। तो इसका मतलब है कि बच्चे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो वेरिंग आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हमें आउटपुट यानी कि सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज मिल रही है, दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, two charges 1 coulomb and -4 coulomb exist in air, what is the direction of force? Direction of force बच्चे आप जानते हैं, this is the 1 coulomb and this is the -4 coulomb। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बच्चे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, दिस विल दैट विल बी द व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, दैट इज फ्रॉम द 1 कूलम टू -4 कूलम, दैट विल बी द फोर्स बिटवीन द 1 कूलम एंड -4 कूलम, दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, the energy required to charge a capacitor of 5 microfarad by connecting a DC source of 20 kilovolt, the energy required to charge a capacitor of 5, बच्चे उसकी कैपेसिटर कितनी है, that is the C is equal to this by connecting a DC source of 20 kilovolt। तो हम जानते हैं हमने क्या मालूम करना है बच्चे, हमने एनर्जी रिक्वायर्ड मालूम करनी है, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV का स्क्वायर, याद रखिए बच्चे हाफ कितना कैपेसिटेंस है, दैट इज द 5 और 20
इंटू 10⁻³ इसका बच्चे स्केयर आएगा, राइट। इसका मतलब है कि आप इसको दो दफा लिखते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी, मैथमेटिक्स आपका आसान हो जाएगा। इंटू 5 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁶। बच्चे जो 5 था यहाँ पर भी आपको पता है कि वो माइक्रो में दिया गया है, दैट विल बी द 5 माइक्रोफैरड। तो मैंने यहाँ पर लिखा n पर लिख दिया है, तो ये इसके साथ बच्चे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 10⁻0 आ जाएगी, 10⁻0 इक्वल टू 1 के बराबर है। 2 1 2 और यहाँ के पास 10 आ जाएगा, 10 इंटू 20 200 200 को बच्चे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000 जूल। तो 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स बच्चे फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। चार्ज पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल है या जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा। कैथोड रेज, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड रेज कहलाती हैं। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, दीज आर द फोटॉन्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ फोटॉन्स हैविंग नो चार्ज। फोटॉन का बच्चे कोई चार्ज नहीं होता, दीज आर द न्यूट्रल। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, ओम्स लॉ एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन। ओम्स लॉ जो है बच्चे डेफिनेटली V इज इक्वल टू IR। तो यकीनन बच्चे इट इज वेरी क्लियर सिंपल, ये करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को डेवलप करता है। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज शोन इन द फिगर, अ पर्सन ऑब्जर्व इट फ्रॉम बिलो एट द पॉइंट B, व्हाट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड, राइट बच्चे। अब यहाँ पर गौर से देखें कि हमारे पास ये जो करंट जो है ये कौन सा करंट है, दैट विल बी दिस इज द डायरेक्शन शोइंग द कन्वेंशनल करंट। ये कौन सा बच्चे, कन्वेंशनल करंट के मुताबिक हमने तमाम डायरेक्शंस को, तमाम रूल्स को अडॉप्ट किया होता है। अब यहाँ पर सिचुएशन बच्चे ये है कि करंट डाउनवर्ड है, राइट हैंड रूल, आप इस कंडक्टर को ग्रैब करें इन योर राइट हैंड एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट, ये बात इंपॉर्टेंट है, कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। तो बच्चे अब आप बॉटम से इसको देख रहे हैं, मैं बॉटम को इस तरह बच्चे आपके सामने कर देता हूं, तो गौर से देखिएगा कि ये किस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो है वो कर्ल है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज, दैट विल बी द बीटा विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं बच्चे मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू I L क्रॉस B। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे I L B साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर। ये अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ बच्चे, तो दैट विल बी द, वो कह रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के बिना पर बच्चे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। मेरे पास आ जाएगा I L B। जरा गौर कीजिएगा, उसने कहा कि पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब है कि L को बच्चे मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ मेरे पास आ जाएगी I इंटू B के बराबर आ जाएगी, एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, if the current passing through the conductor is reduced to half, then the magnetic force would become, again Ampere's law की बच्चे इक्वेशन, B is equal to mu naught divided by 2 pi I over R। तो बच्चे करंट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट को आप हाफ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगी, करंट को डबल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हाफ हो जाएगी। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, if 0.5 Tesla magnetic field is perpendicular to 0.5 meter square area, then the magnetic flux। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि is perpendicular to 0.5 meter square। अगर वो एरिया के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि along है to the वेक्टर एरिया। अगर वो कहता है कि पैरेलल टू द एरिया है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर हो जाता है वेक्टर एरिया के। और फ्लक्स आप जानते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू A, और ये हमारे पास आ जाएगा B डॉट इज इक्वल टू, दैट मींस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे 0.5 इंटू 0.5, दैट विल बी इक्वल टू 0.25 वेबर के बराबर आ जाएगा, एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, द इफेक्ट ऑफ द फील्ड चेंजेस अ पार्टिकल। हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है, अगर प्योर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, पार्टिकल स्टार्ट्स टू जायरेट, प्योर सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अगर उसकी कुछ कंपोनेंट अलोंग भी है तो वो एक हेलिक्स बनाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है की वजह से वो जायरेट करेगा, वो सर्कल में मोशन करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन को तब्दील करती है, उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को तब्दील नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल, इट ओनली डिफ्लेक्ट्स, इट ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, दैट इज द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेक विजिबल बाय फिलिंग द गैस इज एट। जब लो प्रेशर पर बच्चे उस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर गैस फिल की जाएगी तो चार्ज पार्टिकल जो कि जायरेट कर रहा है उसका बकायदा एक रिंग बनता है, हम उसको विजिबल कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो लो प्रेशर पर गैस को फिल किया जाता है ताकि हम उसके पाथ को देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें। वो बकायदा डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट गैसेस के साथ डिफरेंट कलर्स बनते हैं, और वो रिंग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि वाज़ेह तौर पर शो कर रहा है कि पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है, एंड दैट इज द फील्ड विद द लो प्रेशर, बीटा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ E ओवर m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बच्चे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज ओवर मास रेशियो, आप जानते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 to the power minus 31। ये बच्चे ऊपर चला जाएगा प्लस 31, और ये डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दोनों तरफ मैं इसको काट दूंगा क्योंकि ऊपर 10 और नीचे 10 लिखूंगा तो वापस में काटेंगे, मेरे पास आ जाएगा बच्चे 16 by 91। तो इसको डिवाइड करना है, बाकी और बच्चे मुश्किल नहीं है, हमारे पास आ जाएगा 10 to the power 12 आ जाएगा। इसको 91 करें बच्चे, ये जाहिर बात है कि नहीं जाएगा तो डेसिमल लगाएंगे 0 160। अगर मैं 2 पर करता हूं तो बच्चे 182 चला जाएगा, तो 1 पर जाएगा 91। तो अपनी आसानी के लिए तो 90 कर लें, 0 ये बन जाएगा बच्चे 8, सॉरी 7 बन जाएगा, 6 7 बन जाएगा। तो 7 को बच्चे आप फिर मजीद 0 लगाएं तो जाहिर बात है कि ये 7 पर जाएगा। 7 पर अगर आप करेंगे तो 7 9 7 63 637, तो इसका मतलब है कि 7 पर चला जाएगा। 0.17 आपको पास आंसर मिल रहा है इंटू 0.17 इंटू 10 to the power 12। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप डेसिमल पहला डिजिट जो है वो कंप्लीट इंटीजर होता है, उसके बाद फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आता है, तो 1.7 जब लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 to the power 11 कूलम पर किलोग्राम, एंड दैट विल बी द चार्ली इज द राइट आंसर। और ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं बच्चे, आपको ये दोनों याद हैं तो ये वैल्यू इसकी रेशियो भी आपको याद होनी चाहिए, इस तरह प्रोटॉन की भी चार्ज और मास रेशियो आपको याद होनी चाहिए। चार्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 20 वेबर टू 50 वेबर इन 3 सेकंड्स, वो चेंज हुआ है। आप जानते हैं बच्चे ईएमएफ किसके बराबर होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of magnetic flux number of turns multiply किया जाता है number of turns, rate of change of magnetic flux। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को बताया गया है कहां से बच्चे 20 to 50। इसका मतलब है कि आप 50 minus 20 करेंगे 30, कितने टाइम में हुआ है ये 30 वेबर इन 3 सेकंड्स। कितनी टर्न्स है बच्चे 50 टर्न्स है, 3 या 10, तो हमारे पास इसका मतलब है कि बच्चे 500 वोल्ट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी ड्यू टू दिस चेंज, एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39,
A ring is shown such that the bar magnet having its north pole moving towards it from left end. What will be the direction of the induced current when viewed from the right? That is very important बच्चे. देखिए यहाँ पर एक आपके पास मैग्नेट शो किया गया, उसका ये नॉर्थ पोल आपको शो किया गया. जब ये नॉर्थ पोल बच्चे इस रिंग की तरफ आएगा तो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो लेंसेज लॉ है वो ऐसी ये डायरेक्शन करंट अडॉप्ट करेगा कि इसको रोकने की कोशिश करेगा. इसका मतलब है कि ये बच्चे नॉर्थ बन जाएगा, जो कि इसको रोकने की कोशिश करेगा, राइट. अगर आप इस साइड से व्यू करेंगे तो नॉर्थ का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये नॉर्थ बना है तो बच्चे इस साइड पर क्या बनेगा? साउथ. जिस साइड से आप देख रहे हैं, जिस साइड पर आंख बनी हुई है, उस साइड से आप व्यू कर रहे हैं, वो फेस जो है वो साउथ बना है. साउथ का मतलब है एस मींस क्लॉकवाइज और एन मींस एंटी क्लॉकवाइज. तो जब आप यहां से देखेंगे तो करंट जो है वो आपको क्लॉकवाइज व्यू होगा, क्योंकि यहां पर एस फेस बना है और जिस साइड से अगर आप नॉर्थ साइड से इस साइड से अगर डायग्राम बनी होती तो इस सूरत में वो एंटी क्लॉकवाइज व्यू होना था. तो यहां पर साउथ बन रहा है बच्चे, दैट मींस दिस इज द क्लॉकवाइज इज द राइट आंसर. राइट बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड बाय एसी जनरेटर. एसी जनरेटर बच्चे जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम इनटू साइन ऑफ ओमेगा इनटू टी. ओमेगा बच्चे किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? एन डब्ल्यू एन ओमेगा ए इनटू बी. दैट इज द मैक्सिमम. और ये थोड़ा सा याद रख लें, नवाब का वर्ड याद रख सकते हैं. एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए इज द एरिया एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो रोटेट कर रहा होता है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज द फार्मूला, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो बच्चे ये हमारे पास बीटा इज द राइट आंसर आ जाएगा. बीटा विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. द मैक्सिमम ईएमएफ जनरेटेड बाय एसी जनरेटर इज. तो अभी मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो जनरेट होती है दैट इज द मैक्सिमम is equal to n omega a into b. n number of turns, omega is the angular frequency, a is the area and b is the magnetic field, and that will be the Charlie is the right answer. Next question, question number 42. Which of the following quantities remain constant in step up transformer? Step up transformer वोल्टेज बढ़ती है, करंट कम होता है. स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होती है, करंट बढ़ता है. दोनों में बच्चे एक क्वांटिटी जो है वो यूजुअली हम कंसीडर करते हैं, लेकिन वो आइडियल होता है. लेकिन अगर वो कहता है कि कांस्टेंट है तो हमें डेफिनेटली दैट इज द पावर पॉसिबिलिटी है कि वो कांस्टेंट है. लेकिन रियल ट्रांसफार्मर में पावर आउटपुट पर हमें कुछ कम मिलती है ड्यू टू द हीट लॉसेस, लेकिन जनरली हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो कांस्टेंट रहेगी. दैट विल बी द Charlie is the right answer. Question number 43. An electron enters the magnetic field below. What direction is the magnetic force acting on the charge when it enters? बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे, सिंपल क्वेश्चन. आपने इसको राइट हैंड रूल से आपने इसको अप्लाई करना है. ये राइट हैंड रूल बच्चे, ये हमारे पास थंब शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. किसके बच्चे? पॉजिटिव चार्ज. और ये फिंगर्स जो हैं वो किसकी हैं? फिंगर्स जो हैं वो लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ये क्रॉस बच्चे किसके लिए निशान है? इनवर्ड. गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये थंब बच्चे लेफ्ट की तरफ जा रहा है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ये बच्चे क्या है? पार्टिकल. दिस इज द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. ये इस फील्ड में एंटर होगा तो इसका मतलब है कि मैंने बच्चे इसकी डायरेक्शन ये ले ली और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इनवर्ड. क्या मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रूल बच्चे किसके लिए है? ये पॉजिटिव चार्जेस के लिए है और ये कन्वेंशनल करंट के लिए है. पॉजिटिव चार्जेस या कन्वेंशनल करंट. तो इसका मतलब है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगनी थी, ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट होना था. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, चूंकि ये बच्चे नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स है वो अपवर्ड लगेगी, ये अपवर्ड डिफ्लेक्ट होगा. दैट विल बी द राइट आंसर. अल्फा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. The force on a stationary charge at any point inside the current carrying loop. current carrying loop में बच्चे ये डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड है. आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B के बराबर है. तो इसका मतलब है कि बच्चे जब V इज इक्वल टू 0 है तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगी और वो पार्टिकल जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, चार्ज पार्टिकल अगर ऑलरेडी स्टेशनरी था तो वो स्टेशनरी ही रहेगा. फोर्स उस वक्त लगेगी जब चार्ज पार्टिकल मूविंग हो और ये भी शर्त है कि वो अक्रॉस द फील्ड हो, तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी. एंड दैट विल बी द अल्फा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. Why picture on TV screen becomes distorted when a magnet is brought near the screen? तो बच्चे आप जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल जो है पिक्चर, ये जो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बन रही होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम जो है वो उसके ऊपर फॉल कर रही होती है. अगर हम मैग्नेट को करीब लेकर जाएंगे उस स्क्रीन के करीब, इसका मतलब है कि वो डिफ्लेक्ट होगी, जिसकी वजह से पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो यहाँ पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड. दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. A heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in heater. The heat generated will now be. आप जानते हैं बच्चे हीट विल बी का फार्मूला क्या है? इज इक्वल टू I स्क्वायर R into T. अब R भी आप जानते हैं कि रो L ओवर A के बराबर है. उसने कहा कि उसकी हीटर की जो फिलामेंट है उसकी लेंथ को हमने हाफ कर दिया. अगर बच्चे लेंथ को हाफ कर दिया तो मतलब है कि रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो है R डैश जो है वो कितनी हो गई है? वो R/2 हो गई है, हाफ हो गया. जब बच्चे रेजिस्टेंस हाफ हो गई है तो V इज इक्वल टू I ओवर R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R. इसका मतलब है कि करंट बच्चे डबल हो जाएगा. अगर करंट मैं कहता हूं कि H स्क्वायर H डैश इज इक्वल टू करंट डबल हो गया बच्चे तो ये आ जाएगा 2I का स्क्वायर और न्यू रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो गई है इनटू टाइम T. तो ये बच्चा आ जाएगा 4I स्क्वायर इनटू R/2 इनटू T. ये 2 कटेगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2I स्क्वायर R into T. तो इसका मतलब ये है कि उसकी हीट जो है बच्चे वो डबल हो जाएगी. हीट जनरेटेड विल बी डबल इफ द फिलामेंट इज कट इनटू हाफ. दैट विल बी द Charlie इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जब बच्चे हम सर्किट में ये जो मीटर और वोल्ट मीटर जो लगा रहे होते हैं, वोल्ट मीटर को चेक कर रहे होते हैं एट व्हाट पॉइंट्स, दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और हाउ मच करंट इज फ्लोइंग टू द सर्किट. तो याद रखिएगा कि एमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम पैरेलल लगाते हैं, तभी हम इनकी वैल्यूज को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं. जब एक्यूरेटली मालूम करेंगे तो V इज इक्वल टू IR, तभी हम इसको वेरीफाई कर सकेंगे. तो शर्त यह है कि एमीटर इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल. एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल. दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर. ऑल द अदर्स आर द रॉन्ग ऑप्शंस. बीटा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो यहां पर अगेन बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का क्वेश्चन है. थोड़ा सा डायग्राम बना दें ताकि आपको समझने में बच्चे आसानी हो. तो ये हमारे पास दो कैपेसिटर्स जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. These two capacitors are of each capacitance is 2 microfarad and these are connected with series with the third capacitor. तो हम क्या करेंगे बच्चे? पहले इन दोनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करेंगे. पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सिंपली ऐड हो जाएगा 2 + 2 दैट इज द 4 माइक्रोफैरड. और ये बच्चे कितना है? 12 माइक्रोफैरड. अब ये सीरीज में आ गए तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज का फार्मूला बच्चे क्या है कि उनको सम ऑफ रेसिप्रोकल्स के बराबर होता है. तो अगर दो हैं तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2. तो बच्चे आ जाएगा 4 into 12 डिवाइडेड बाय 4 + 12 इज इक्वल टू 16. तो 4 1 4 4 4 16 4 1 4 4 3. इसका मतलब है कि बच्चे मेरे पास आ जाएगा 3 माइक्रोफैरड आंसर आ जाएगा. एंड दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. डेल्टा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. A coil having an area of 2 meter square is placed in a magnetic field which changes from 1 Weber to 4 Weber in an interval of 2 seconds. The EMF induced बच्चे उसने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया. इसका मतलब है कि हम वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे टू द एरिया एंड पैरेलल टू द वेक्टर एरिया. तो इस तरह हमारे पास बच्चे डेल्टा जो है यानी कि इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर होगी? इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इनटू n के बराबर.
तो n बचे उसने कुछ जिक्र नहीं किया, n इसका मतलब है एक लूप की बात कर रहा है। तो डेल्टा 5 बचे कितना है 1 से कितना चेंज हुआ है 4, डेल्टा 5 कितना है 3 आ जाएगा, 4 - 1 = 3, 3 कितने इंटरवल में बचे 2 सेकंड में हुआ है। और एरिया हमारे पास एरिया बी का हमारे पास यहाँ पर जो है वो फ्लक्स के अंदर ही बचे, ये बात होगी, फ्लक्स आप जानते हैं इज इक्वल टू बी इंटू ए के बराबर है, राइट। तो एरिया बचे कितना आ जाएगा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2, नंबर ऑफ टर्न्स है वो दैट इज इक्वल टू 1, एक लूप की बात कर रहा है, 2 से बचे 2 कट जाएगा, तो दैट मींस यू आर गेटिंग 3 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी अक्रॉस द कॉइल एंड दैट विल बी द बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इन द गिवन फिगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ए विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बच्चे जाहिर बात है कि दोनों जो है वो सेम नेचर के चार्जेस हैं और वहां पर साइन पर शो हो रहा है कि दैट मींस बोथ आर पॉजिटिव, तभी इनके दरमियान किसी पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब वो 0 होगी, दैट मींस द फोर्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड और इक्वल और अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। तो हम फर्स्ट करते हैं बच्चे, यहां पर किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है, तो चार्ज ए और चार्ज बी की वैल्यूज भी दी गई है, हमें टोटल डिस्टेंस भी दिया गया है, तो हम फर्स्ट करते हैं कि ये एक्स डिस्टेंस है, ताकि हम डायरेक्ट मालूम करेंगे तो वही हमारा पॉइंट ए से आ जाएगा जो कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है। अब हम यहां पर देखें बच्चे, हमारे पास आ जाएगा फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, के क्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। बच्चे इसको मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं, के यहां पर आ जाएगा बी कितना बच्चे 20 माइक्रो 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, एक सेकंड में यहाँ पर यह आ जाएगा इनटू 10 टू द पावर -6, यहाँ पर बच्चे क्या आ जाएगा, मैंने अगर x फर्स्ट किया तो यह आ जाएगा x का स्क्वायर, और बाकी मेरे पास ये कितना डिस्टेंस बचेगा 80 - x, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आएगा वो बच्चे सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो आ जाएगा 80 - x का स्क्वायर। k से बच्चे k कट जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगी। अब मेरे पास आसानी से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 80 - x का स्क्वायर। डेफिनेटली बच्चे आप दोनों तरफ अंडर लेंगे, तो अंडर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 किसके बराबर बचे 1.4 के बराबर है, 1.4 x इज इक्वल टू 80 - x, 80 - x, तो 1.4 x को बच्चे मैं इधर लेकर आऊंगा, मेरे पास आ जाएगा 2.4 x इज इक्वल टू 80, x बच्चे इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2.4। अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करें, देखें मैं बच्चे ये डेसिमल खत्म करके 10 ऊपर ले जाऊंगा, खत्म हो जाएगा। 24 को एज्यूम कर लें कि ये 25 है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये कितना है 8 × 100, इसको ये 8 है ना बच्चे, इसको मैं लिख सकता हूं 8 × 100 डिवाइडेड बाय 25, 25 1 और ये 4 आ जाएगा, 4 × 8, 8 × 4 बच्चे किस बराबर है 32 के बराबर है। आप देखिए कि आपका आंसर 32 सेंटीमीटर के करीब कौन सा है, ये बच्चे रॉन्ग हो जाएंगे, दैट विल बी द योर राइट आंसर। 33 cm from the point A is the right answer. Charlie is the right answer. Question number 51. A parallel plate capacitor with oil between the plates. दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके दरमियान क्या है बच्चे ऑयल है। आप जानते हैं कि एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 2 फॉर ऑयल के लिए होता है, ये बात आप जानते हैं। और ये बात भी आप जानते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो एनहांस कर जाती है इफ वी प्लेस द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो एप्सिलॉन r को मालूम करने का बच्चे तरीका यही होता है, मीडियम डिवाइडेड बाय द वैक्यूम। कहता है कि आप बताएं कि अगर हम यहां से ऑयल को रिमूव कर देते हैं तो उसकी अब कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, तो CV विल बी इक्वल टू C, मीडियम को C का नाम दिया हुआ है और एप्सिलॉन r जो है वो 2 के बराबर है। इसका मतलब है कि अब उसकी कैपेसिटेंस जो है बच्चे वो डिक्रीज हो जाएगी बाय रिमूविंग द ऑयल, बाय टेकिंग द डाइलेक्ट्रिक आउट फ्रॉम द कैपेसिटर, तो दैट विल बी द डेल्टा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, potential difference of a cell in an open circuit is 6 volt। open circuit that means वो 6 volt क्या है बच्चे, ये उसकी EMF बता रहा है, and it falls to 4 volt when a current of 2 ampere is passing through it। इसका मतलब है कि उसकी potential difference 4 volt बन जाता है जब करंट कितना पास कर रहा हो 2 ampere। the internal resistance of the cell आपने मालूम करनी है। आप जानते हैं कि फार्मूला आपके पास क्या है, EMF is equal to VT plus I into R। आपको बच्चे ये भी मालूम है that is the 6, ये भी मालूम है that is the 4, I भी आपको मालूम है that is the 2, बड़ी आसानी से आप R मालूम कर लेंगे। R किसके बराबर आ जाएगा, R is equal to 6 - 4 divided by 2 is equal to 2 divided by 2 is equal to 1 ohm। आपके पास आंसर आ जाएगा that is the internal resistance। alpha is the right answer। question number 53, प्राइमरी कॉइल ऑफ ए ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो दैट मींस जितनी इनपुट है उतनी आपको आउटपुट मिल रही है, इज कनेक्टेड टू आईसी सोर्स E इज इक्वल टू E0 sin ऑफ ओमेगा टी। ये जनरल क्वेश्चन आप जानते हैं। और बच्चे ये कौन सा फंक्शन है, साइन का फंक्शन। जरा गौर कर लीजिएगा, नीचे आपके पास ग्राफ जो है वो साइन का फंक्शन होना चाहिए, तो दैट मींस ये बच्चे नेगेटिव साइन का आ जाता है, रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, ये कॉस का है बच्चे, तो दैट विल बी द राइट आंसर। दिस इज द साइन वेव है, ये साइन का फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये आपने कई जगहों पर स्टडी किया हुआ है। कॉस का बच्चे ये है, बाकी इसके गलत है, तो इसका मतलब है कि अल्फा इज द राइट आंसर, क्योंकि इक्वेशन के अंदर बच्चे साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने अल्फा इज द राइट आंसर। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, 100 watt bulb is operated by 200 volt, the current flowing through it। तो बच्चे आपके पास मालूम है आपके पावर के तीन फार्मूले हैं, P इक्वल टू V स्क्वायर होगा, ये कंस्ट्रक्शन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इज इक्वल टू I इंटू V या V इंटू I। तो हमने बच्चे क्या मालूम करना है, करंट मालूम करना है, I इज इक्वल टू P ओवर V। P की वैल्यू बच्चे कितनी है, दैट इज 100 और वोल्टेज हमारे पास 200, तो दैट मींस 0.5 इज द एम्पीयर करंट जो है वो इसमें से फ्लो कर रहा है। अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग द कैपेसिटर वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल V ऑफ द कैपेसिटर विद टाइम इज शोन। तो बच्चे जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो आप जानते हैं कि इंस्टेंटली पहले वो जीरो वैल्यू पर है, ये तो रॉन्ग हो गया बच्चे, ये यूनिफॉर्म नहीं है और ये एक्चुअली लॉगरिथम का होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करती है और फिर वोल्टेज जो है वो यानी कि कांस्टेंट हो जाती है आफ्टर टाइम। तो इस तरह दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज द अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट A, at A there is an electric field of 500 volt and the potential difference of 3000 volt। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड द पॉइंट ए, यानी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दी गई है, हमने वो डिस्टेंस मालूम करना है। आप इक्वेशन जानते हैं कि E इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर डेल्टा R। तो बड़ी आसानी से बच्चे आप डेल्टा R मालूम कर लेंगे, डेल्टा V ओवर E। डेल्टा V बच्चे किस दिया हुआ है, दैट इज 3000 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दैट इज 500, ये कटेगा 5 1 5 5 6 30। इसका मतलब है कि उस पॉइंट चार्ज और उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बच्चे वो 6 मीटर है, एंड दैट विल बी द राइट आंसर। अल्फा इज द राइट आंसर एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।